जी, तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज फिर से अकाउंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते के संबंध में पिछले वीडियो में आपने थ्योरेटिकल बातें जानी थी। उसमें हमने आपको बताया था कि पुनर्मूल्यांकन का तात्पर्य होता है हमारे फर्म में जो भी संपत्तियां हैं, जो भी दायित्व हैं, उनका आज की डेट में मूल्य आंकना, कि आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या है। ये कब किया जाता है पुनर्मूल्यांकन? तो सामान्यतः संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए जो बातें की जाती हैं वो तीन कंडीशन में की जाती हैं। एक तो आना, जाना और टपक जाना। आना का तात्पर्य होता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जाना का तात्पर्य होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और टपक जाना का तात्पर्य होता है डेथ ऑफ पार्टनर। इन तीनों की तीनों कंडीशन में ऐसी बात उठती है कि हमें संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर लेना चाहिए। फिर बात आई थी संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो हमने बताया सबसे पहले अपन उसमें लिखना था हमें संपत्ति मतलब कि एसेट्स, कि अगर संपत्ति के मूल्य में देखिए पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो हमारे यहाँ जो भी संपत्तियां हैं, जो भी दायित्व हैं, या तो उनकी वैल्यू घटेगी या तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो बस वहीं से शुरू करते हैं। तो एसेट्स की अगर बात की जाए, एसेट्स मतलब संपत्ति, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ होता है तो लाभ को मैंने क्या कहा था भाई, किस साइड में लिखेंगे आप? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर संपत्ति के मूल्य में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, यानी कि एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो डिक्रीज होने की कंडीशन में हमको क्या हो जाएगा? लॉस, यानी कि हानि होगी। और हानि होने को अपन किस तरफ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है ना। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो लाभ होगा। इसी से आगे अपन अभी जनरल एंट्री पढ़ने वाले हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा समझना जरूरी है। फिर हम दायित्व में आते हैं। तो दायित्व के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो यहां से थोड़ा सा कनेक्ट करिए। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर आपको प्रॉफिट थोड़ी ना होगा। जब दायित्व का मूल्य बढ़ जाएगा, यानी कि लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर आपको क्या हो जाएगा? लॉस। और लॉस होने पर हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जस्ट अपोजिट, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है? लॉस। तो लायबिलिटीज की वैल्यू जब डिक्रीज होगी, यानी कि दायित्व के मूल्य में जब कमी आएगी, तो क्या हो जाएगा? अपन को प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो यहां लिख दे रहे हैं प्रॉफिट, और इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। इन चारों के हिसाब से आपको क्या करना है? यहां पर जनरल एंट्री करनी है। ठीक है ना। और जनरल एंट्री के बाद फिर वही प्रॉफिट लॉस निकल आता है। बताया अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकल आता है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो फर्म के पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जनरल एंट्री की तरफ। जनरल एंट्री में सबसे पहले अपन बात करेंगे एसेट्स की जनरल एंट्री करते हैं। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने क्या बोला? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर क्रेडिट किया जाएगा। किसको क्रेडिट किया जाएगा? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो भाई डेबिट क्या होगा? तो एसेट्स का नाम, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट होने पर उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो उसको किसको? तो भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट को, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाता है। नरेशन क्या लिखेंगे? तो नरेशन भी लिख दे रहे हैं। तो भैया ऐसा क्यों, काहे की एंट्री की हो? हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है, तो यहां लिखेंगे बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये होगी पहली एंट्री। अब मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि आपके पास भवन था 2 लाख रुपए का, भवन की वैल्यू 20% बढ़ गई है, तो 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 40,000। तो भवन यानी बिल्डिंग, तो एक्चुअल एंट्री होगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट नहीं, तब वहां पे क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। ऐसे किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट्स की जगह पर उस एसेट्स का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ।
दूसरी एंट्री में जब हम पहुंच रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। तो जब संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाती है, हमारी संपत्ति का मूल्य घट जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है। जब लॉस यानी हानि होगी तो हानि को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो जब डेबिट किया जाएगा तो एक्चुअल में क्या डेबिट होगा, तो डेबिट होगा भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है ना। अब यहां पर जैसे एंट्री अगर होगी भी, मान लीजिए फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन के कारण उसके मूल्य में कमी आ गई, ठीक है ना। 50,000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन लग गया तो कितना आ गया, 5,000 रुपए आ गया। तो आप एंट्री कैसे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक ना। एसेट्स की जगह उस एसेट्स का नाम आ जाएगा और वही 5,000 रुपए 5,000 रुपए लिख दिया जाएगा। मतलब कि संपत्ति का जितना मूल्य बढ़ा है या जितना मूल्य घटा है वो लिखना है। ऐसा नहीं है कि 3 लाख रुपए की कोई एसेट्स थी, आज उसकी वैल्यू 3,50,000 हो गई है तो हम 3,50,000 लिख दें। ना तो 3,50,000 लिखा जाएगा, ना ही 3 लाख लिखा जाएगा। कितना मूल्य बढ़ा है, मात्र 50,000। तो जितने रुपए की वृद्धि हो रही है या जितने रुपए की कमी हो रही है, सिर्फ उसी को यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो 50,000 रुपए पर, मतलब जैसे मैं फर्नीचर की बात कर रहा था कि 50,000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन लग गया तो इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 5,000 रुपए। तो यहाँ पे 5,000 और 5,000 रुपए लिखा जाए, मतलब कि 50 का फर्नीचर 45 में हो गया, 5,000 रुपए वैल्यू कम हो गई। अब नरेशन की बात आती, नरेशन क्या लिखा जाएगा, तो बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। एसेट्स की जगह पर एसेट्स का नाम लिखिएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं अब लायबिलिटीज की तरफ। जब दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो क्या होता है, लॉस होता है। इस पे चर्चा अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। लॉस होता है, लॉस होने पर क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो किसको डेबिट किया जाता है भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। जो भी लाइबिलिटीज होगी आप उस लाइबिलिटीज का नाम लिख दीजिएगा कि क्रेडिटर्स का की वैल्यू घटी या जिसकी भी वैल्यू घटी है, लोन की वैल्यू घटी, तो जो भी लाइबिलिटीज होगी आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। नरेशन क्या आ जाएगा यहां पर, तो बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। चलिए एक एंट्री और देखते हैं। अब एंट्री है कि दायित्व के मूल्य में कमी होने पर, यानी कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब हमारे कर्जों की कीमत, यानी कि जो हमने कर्ज लेकर के रखा है, लायबिलिटीज है, जब उनकी कीमत कम होने लग जाएगी तो आपको फायदा ना होगा। तो फायदा होगा यानी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। तो लाभ होने पर उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रेडिट किसको किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो भैया डेबिट क्या किसको किया जाएगा, तो संपत्ति दायित्व को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, दायित्व की निकाल रहे हैं, लायबिलिटीज की निकाल रहे हैं। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन क्या आ जाएगा यहां पर, दायित्व की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस की तरफ कि अब ये सब हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए कि अब संपत्ति का मूल्य घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, दायित्वों के मूल्य में भी यही उतार चढ़ाव लगा हुआ है। टोटल करने के बाद आपका बैलेंस अगर प्लस में आता है, यानी कि प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, साझेदारों को। साझेदारों को उनके पूंजी खाते में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है साझेदारों को। अगर साझेदारों को प्रॉफिट हो रहा है तो किस पक्ष में लिखा जाता है, डेबिट में या क्रेडिट में, प्रॉफिट है।
तो स्वाभाविक सी बात है क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो जो प्रॉफिट हो रहा है तो कौन क्रेडिट में लिखा जा रहा है, किसके खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो भैया डेबिट यहां क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट ही क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री देखिए थोड़ा सा, प्रॉफिट होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स जितने भी होंगे उनका नाम आएगा, है ना, कि टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी उनके नाम होंगे वो यहां पर लिखे जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, तो नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि प्रॉफिट होने पर ये एंट्री कब की जाए। बाकी तो देखिए क्रम से सब कुछ लिखा हुआ है ना, उसी क्रम में चल रहा है। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं कि प्रॉफिट होने पर, जब प्रॉफिट होगा तब ये एंट्री होगी, और लॉस होने पर, जब लॉस हो जाएगा तो एंट्री इधर से हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, तो भैया लॉस हो जाएगा अगर पुनर्मूल्यांकन इन्होंने किया, और पुनर्मूल्यांकन मतलब कि रीवैल्यूएशन के बाद लॉस हो गया है, तो लॉस होने पर डेबिट किए जाएंगे, मतलब डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्या, किसके डेबिट साइड में, साझेदारों के पूंजी खाते को किधर तरफ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने आपको पढ़ाया है डे 3 के वीडियो में। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट में किधर लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो जब डेबिट साइड में लिखा जाएगा तो ऐसी कंडीशन में एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नीचे आप नरेशन लिख दीजिए, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपकी रीवैल्यूएशन पर होने वाली जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। आपसे बोला जाता है कई बार, इस तरीके का भी प्रश्न आता है कि पुनर्मूल्यांकन पर की जाने वाली जनरल प्रविष्टियां या रोज नामचा प्रविष्टियों को लिखिए, है ना, या समझाइए। मतलब कि रीवैल्यूएशन पर जो भी जनरल एंट्रीज होती हैं वो बताई जाती हैं, पूछी जाती हैं, तो आप ये 6 जनरल एंट्रीज वहां पर कर सकते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में भी देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो जनरल एंट्री के आधार पर ही मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बताने जा रहा हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जनरल एंट्री अगर हमसे बन गई है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये लिखा हुआ है, तो रीवैल्यूएशन को देख देख करके अकाउंट बनेगा। कैसे देख देख के बनेगा, मतलब अगर रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड एंट्री की जाएगी, लेकिन रीवैल्यूएशन को नहीं लिखा जाएगा। और रीवैल्यूएशन अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड एंट्री की जाएगी, लेकिन रीवैल्यूएशन को नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए भाई, इस एंट्री में कहीं पर मैं इसको यहां से भी कनेक्ट करूंगा, फिलहाल अभी इधर जनरल एंट्री के बेस पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना समझिए। आपने इसके बेस पर जनरल एंट्रियां की, जनरल एंट्रीज के आधार पर अपन क्या करने जा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या यहां पर रीवैल्यूएशन वर्ड आया है, आया है। तो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है भैया, क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री कहां की जाएगी, क्रेडिट साइड में, लेकिन रीवैल्यूएशन वर्ड नहीं लिखा जाएगा। तो फिर क्या बचा, एसेट्स बचा। तो अपन यहां पर लिख तो दें बाई एसेट्स, चलिए मैंने लिख भी दिया, ठीक है ना। नीचे देखिए यहां पे क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, यहां पर डेबिट हो रहा है, तो एंट्री कहां पे की जाएगी, डेबिट साइड में की जाएगी। तो क्या रीवैल्यूएशन लिखेंगे, नहीं, रीवैल्यूएशन तो ऊपर लिखा है तो नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एसेट्स, तो हमने लिख दिया टू एसेट्स। लेकिन अब आपको यहां पर सिर्फ अगर समझाना है, सिर्फ आपको प्रोफार्मा दिया गया है कि रीवैल्यूएशन को प्रोफार्मा लिखे, तो आपने लिख दिया टू एसेट्स बाई एसेट्स। तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि कहां पे वैल्यू इंक्रीज हुई है और कहां पे वैल्यू डिक्रीज हुई है। जब आप एक्चुअल में करेंगे क्वेश्चन, तो आपको एसेट्स का नाम ही लिखना है, टू फर्नीचर, तो टू मशीनरी, तो टू बिल्डिंग, जो भी लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी आप प्रोफार्मा बना रहे हैं
क्या है, प्रोफार्मा अगर हमसे बनने लग जाता है तो न्यूमेरिकल में बहुत सहूलियत होती है, तो इसलिए पहले प्रोफार्मा पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो शुरुआत से देखते हैं, इस एंट्री में रीवैल्यूएशन वर्ड आया है ना, आया है। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री कहां पे की जाएगी, क्रेडिट साइड में की जाएगी, लेकिन रीवैल्यूएशन नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा एसेट्स। तो एसेट्स की वैल्यू क्या हुई है भैया, इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, तो भैया एसेट्स की वैल्यू हुई है इंक्रीज, तो यहां लिखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, और इनका पैसा यहां पे लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री आते हैं, सेकंड में क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रीवैल्यूएशन वर्ड आ रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट, तो एंट्री कहां की जाएगी, डेबिट साइड पे, लेकिन रीवैल्यूएशन वर्ड को नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, टू एसेट्स। तो भैया एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज, देख लो क्या लिखा है, डिक्रीज, तो लिखेंगे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये हो गया पूरा, एसेट्स की दोनों एंट्रियां हो गई। अब हम जाते हैं लायबिलिटीज साइड में, लायबिलिटीज की ये दो एंट्रियां लिखी हुई हैं, ठीक है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज लिखा हुआ है, तो भैया यहां पे कहीं पे रीवैल्यूएशन वर्ड आया है, आया है। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो एंट्री कहां होगी, डेबिट साइड पे होगी, लेकिन रीवैल्यूएशन वर्ड नहीं लिखा जाएगा, तो फिर क्या लिखा जाएगा, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज तो लिख देंगे, लेकिन इंक्रीज हो रही है वैल्यू की डिक्रीज, तो भैया इंक्रीज हो रही है, तो लिखिए टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, ठीक है, पैसा इधर लिख दीजिएगा। इसके बाद लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फोर्थ एंट्री में आ गए, तो रीवैल्यूएशन वर्ड आ रहा है, आ रहा है, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री भी कहां की जाएगी, क्रेडिट साइड पे की जाएगी, लेकिन रीवैल्यूएशन वर्ड नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज लिखेंगे। लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है, तो लिखेंगे कैसे, यहां पर बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये चार एंट्रियां तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। ये दोनों एंट्री लिखने से पहले मैंने आपको कल थ्योरी में बताया था कि कई बार हमारी फर्म में ऐसी संपत्तियां और ऐसे दायित्व भी होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब जिनको कहीं लिखा नहीं गया है, मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, यानी कि अलिखित संपत्ति और अलिखित दायित्व। तो अगर आपके पास आपको कोई ऐसी संपत्ति का पता चल जाए, है ना, जो अभी तक हमारे कहीं लिखी नहीं हुई, हमारी किताबों में नहीं लिखी हुई है, और किसी साझेदार ने लेकर के रख दी थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति मिल जाती है, तो वो हमको क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान, फायदा होगा, फायदा यानी कि लाभ होगा। तो ये है हमारा डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, यानी कि जो व्यय और हानियां होती है उसको डेबिट किया जाता है, आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। तो उस हिसाब से अगर हमको लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पता चलती तो आपको फायदा होगा, तो यहां लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है ना, इधर पे पैसा लिख दीजिए। और जस्ट अपोजिट, अगर आपको कोई ऐसे दायित्व के बारे में पता चलता है, ऐसी लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है जिसका लेखा जोखा आपने कहीं किया ही नहीं था, पता चला आपको अरे हमारे ऊपर तो इतना कर्ज और चढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा, यानी कि आपका लॉस हो रहा है आपको एक तरीके से। तो लॉस होने की कंडीशन में उसको कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। चलिए अब बिल्कुल इस अकाउंट के लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो अब हम बैलेंस निकालेंगे, टोटल फोटल निकालेंगे। तो टोटल सामान्यतः किधर का ज्यादा होगा, अगर सामान्यतः मतलब अगर सब चीज अच्छे से चल रहा है तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस अगर आता है, तो ऐसी कंडीशन में पैसा यहां पर लिखा जाएगा, यानी बैलेंस यहां बचेगा। कैसे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना आया, 50,000 रुपए आया। इधर का टोटल किए तो 20,000, 30,000 रुपए आ गया, ठीक है ना। अब 50,000 और 30,000 में कौन बड़ा है, 50,000, तो लिखा क्या जाएगा दोनों तरफ, 50,000 रुपए लिखा जाएगा।
अब जब 50,000 रुपए लिख दिया गया, लेकिन इधर का टोटल तो 30,000 रुपया आ रहा था, तो भैया 20,000 रुपये बच रहा है ना, तो वही 20,000 रुपए आप यहां पर लिख दो। ये जो 20,000 रुपए बचेगा ये कहलाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, है ना, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। और जस्ट अपोजिट, अगर आपके डेबिट साइड का टोटल 50,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल 40,000 आ रहा है, तो भैया बड़ा कौन है? 50,000, तो लिखा तो 50,000 जाएगा, जो 10,000 यहां बच गया तो वो क्या कहलाएगा? बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ इतना ही लिख दो, अकाउंट ना लिखो भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 50,000 और डेबिट का 30,000, तो 20,000 यहां बचेगा। क्रेडिट यानी फायदे 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 फायदे, यानी प्रॉफिट का टोटल 50,000, लॉस का टोटल 30,000, 50 में 30 जाएगा, 20 बचेगा, तो ये जो 20,000 रुपए है ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि डेबिट साइड यानी खर्चों का टोटल 50,000 आ रहा है और आपको जो प्रॉफिट हुए हैं वो मात्र 40,000 है, तो 10,000 का आपको लॉस भी हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा इसके नीचे अपन को यहां लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हमारे खाते में यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मान लीजिए कम से कम 2 साझेदार तो होंगे, तो ए और बी दोनों को पैसा दे दीजिएगा, उनका जो भी रेशियो होगा। वही चीज यहां भी लिखनी पड़ेगी कि ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, और जो भी साझेदार होंगे उनको दे दीजिएगा पैसा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये पुनर्मूल्यांकन खाता भी है जो वो कंप्लीट हुआ। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कंप्लीट हो रहा है। अब आपको एक बात इसको इससे थोड़ा सा मैं कनेक्ट करके बता देता हूं, यहां पर किस तरीके से कनेक्ट है थोड़ा देखिएगा। संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि हुई थी तो भैया उसको अपन ने क्या किया था? क्रेडिट किया था। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। यहां पर जो लिखा हुआ है कि भैया अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट में। तो देख लीजिए भैया कहां पे लिखे हुए? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो भैया इसको डेबिट किया जाएगा, यानी कि एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो इसको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए ना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है यानी कि लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस होता है और डेबिट में लिखेंगे। तो देख लीजिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जस्ट अपोजिट, लायबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है यानी कि दायित्व के मूल्यों में कमी आ रही है तो इसको किधर लिखा जा रहा है? क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है। तो देख लीजिए बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, है ना। और प्रॉफिट लॉस के लिए भी आप लोगों को बताया गया था, तो उसी हिसाब से ये यहां पे आया। हाँ, एक बात और बताए थे ना कि यहां पे अगर प्रॉफिट बचता है, डेबिट साइड की चीजें क्रेडिट में जाती हैं, क्रेडिट की डेबिट में जाती हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट अगर यहां पे हुआ है तो ये कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में ही जाएगा। मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चंस को मिला करके हमने एक क्वेश्चन एक तरीके से बताया था, लेकिन आते अलग अलग ही हैं। या तो आपसे पूछ लेगा पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप बनाइए, या तो पूछ लेगा आप जनरल एंट्रीज बताइए, पुनर्मूल्यांकन पर कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती है वो बताइए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाता है, और या फिर 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, या पुनर्मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो भैया हम जब भी रीवैल्यूएशन करते हैं तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज का ही तो मेन करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा आज का कॉन्सेप्ट। इसमें 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक ये बच रहा है कि लेखांकन प्रमाप 26 को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसी क्वेश्चन को चेंज करके आता है कि ख्याति के संबंध में क्या क्या नियम बनाए गए हैं या कौन सा लेखांकन प्रमाप विकसित किया गया है। तो उसके संबंध में इस क्वेश्चन को भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्योंकि इसका सीधा सा संबंध न्यूमेरिकल के साथ है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, गुप्त ख्याति क्या है।
मतलब कि हिडन गुडविल क्या है। तो हिडन गुडविल का भी न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तभी मैं उस थ्योरी को भी समझाऊंगा। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये जो नए साझेदार का प्रवेश नामक पाठ था, उसके 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जैसा भी आप कह लें, इसको अलग अलग अगर आप मानते हैं, तो ये मैंने कंप्लीट करा दी हैं। जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं, जब न्यूमेरिकल पे अपन आएंगे तब मैं उसकी थ्योरी भी समझा दूंगा और फिर उसको सीधे सीधे मैं आपके न्यूमेरिकल से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब कि साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु या एवं मृत्यु, ऐसे करके। ऑल द बेस्ट।